अगर तुम साथ हो दिल एक लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने हुए ईशानी ब्राइडल बुटीक के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसकी आंखें अपने सामने कार पार्किंग में खड़ी हुई एक गाड़ी पर ठहरी हुई थी। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक कपल एक दूसरे से लिपटा हुआ एक दूसरे को चूम रहा था। ये देखकर ईशानी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो ईशानी का फियांसे था जिससे उसने अपने फ़ोन से बात की हुई थी कि आज वह दोनों यहाँ पर मिलेंगे और अपनी शादी के लिए कपड़े डिसाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त वह अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देख रही थी उसने इन सब के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इस समय उसके फिसी की कमर उसकी तरफ थी। वह अपने साथ में बैठी हुई लड़की में पूरी तरह डूबा हुआ था। वह दोनों पूरी शिद्दत के साथ एक दूसरे को चूम रहे थे। उस लड़की का चेहरा ईशानी को दिखाई दे रहा। अपने सामने खड़ी हुई ईशानी को देखकर उस लड़की के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल गई। ईशानी ने जो जोड़ा पहना हुआ था वो काफी भारी था। उसे जोड़े के बोझ और अपने दिल में उठ रहे बोझ की वजह से उसके घुटने कमजोर पड़ने लगे थे। उसने कभी भी अपने फिसी पर कोई शक नहीं किया था। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह उसका बेवकूफ़ बनाकर आसपास लड़कियों के साथ घूमता होगा, और खासकर उसकी खुद की बहन के साथ। ईशानी ने चिन और गुस्से में अपने दांत पीसे और बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बेवकूफ़ हो सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब करीब 5 मिनट पहले ईशानी के फिसी यानी कि नमन त्रिपाठी ने उसके पास मैसेज सेंड किया था कि वो उसे शादी के जोड़े में देखने का और इंतजार नहीं कर सकता और जल्द से जल्द उसे देखना चाहता है। उसका मैसेज पढ़ने के बाद ईशानी बिना कुछ सोचे समझे नीचे आ गई थी और इस वक्त वो शादी का जोड़ा पहने हुए खड़े हुए अपने सामने अपने फिसी और अपनी बहन को देख रही थी। और अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। वह मैसेज नमन ने नहीं बल्कि उसकी बहन कनिका ने उसे भेजा था। वो जानती थी कि नमन का मैसेज मिलने के बाद ईशानी बिना कुछ सोचे हुए नीचे आ जाएगी। कुछ सालों पहले कनिका और उसकी मां ने अपनी साजिशों के चलते हुए ईशानी के पिता का दिल जीत लिया था, और अब एक बार फिर वह दोनों माँ बेटी मिलकर ईशानी से उसके होने वाले पति को छीनना चाहती है। ईशानी को उसकी बहन ने धोखा दिया, उसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि कनिका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन नमन ने भी इन सब में कनिका का साथ दिया। ये बात जानकर ईशानी काफी निराश महसूस कर रहे थे। नमन जानता था कि ईशानी कनिका से नफरत करती है, और उसने कभी नहीं सोचा था कि मन करेगा के साथ खड़ा होकर उसकी पीठ में खंजर घोंपेगा। ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कोई बुरा सपना हो, और वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि जल्दी से यह सपना खत्म हो जाए। उसके जज्बात उस पर हावी हो रहे थे, और ईशानी को डर था कि अपने जज्बातों में बैठकर वो यहाँ पर कोई तमाशा ना कर दे, जिसे पूरी दुनिया को पता चल जाए कि उसकी बहन और उसके होने वाले पति ने उसके साथ क्या किया है। उसने सोचा कि नमन को उसकी यहाँ मौजूदगी के बारे में पता चलने से पहले ही वो वहाँ से चली जाए। ईशानी का फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा तो उस पर कनिका का कॉल आ रहा था। ईशानी ने उसका फ़ोन पिक कर लिया। क्या तुमने वो सब देखा, मेरी प्यारी बहन? कनिका ने उसे उकसाते हुए उससे पूछा। नमन सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो तुमसे शादी नहीं करेगा, और न ही मैं उसे ऐसा कुछ करने दूंगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही हम दोनों के बीच में से निकल जाओ। कनिका की बात का बिना कोई जवाब दिए ही ईशानी ने कॉल कट कर दिया। उसने अभी भी शादी का वही लाल जोड़ा पहना हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आसपास से आ जा रहे लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ईशानी को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे ही खोई हुई गलियों में घूमती रही, और अंत में वह वहां बने हुए एक क्लब के अंदर चली गई। बार के पास जाकर उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करी। शराब का सहारा लेकर शायद वो अपने दिल में उठ रही दर्द को मिटाना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने एक होटल में जाकर अपने लिए एक कमरा बुक किया और वहीं चली गई। उस रात ईशानी ने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा ड्रिंक करी और शराब पीते पीते वही सोफे पर सो गई। अगली सुबह उसकी नींद अपने फ़ोन के बजने से हुई। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल पिक करके फ़ोन अपने कान पर लगाया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से नमन की गुस्से भरी आवाज़ आई। ईशानी अग्निहोत्री, कहाँ हो तुम? मैंने कल पूरी दोपहर ब्राइडल बुटीक के पास तुम्हारा इंतजार किया। अगर तुम इन सब बातों को सीरियस नहीं ले रही तो मुझे लगता है कि हमें ये शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ सुनकर ईशानी को पिछले दिन की सारी बातें दोबारा याद आ गई। वो जानती थी कि अब नमन उससे शादी नहीं करना चाहता और वो शादी तोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। और कल जब उसने खुद अपनी आंखों से गाड़ी के अंदर अपनी बहन और उसे एक साथ देखा था तो उसने फैसला कर लिया था कि वह खुद उससे शादी नहीं करेगी। ईशानी ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में चली गई।
उसके बाद वो अपना बिल पे करने के लिए अपने कमरे में से बाहर निकल गई। जब वो हलवे में गई तो वहां पर कोई बात कर रहा था। उनकी बातों ने ईशानी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एक लंबा चौड़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वो अपने आसपास किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट एक निश्चित दूरी बनाए हुए चल रहा था। सर, चेयरमैन चाहते हैं कि आज आप मिस वर्मा के साथ सिविल का अफेयर डिपार्टमेंट जाएं और अपनी शादी को ऑफिशियल करें। उसके बाद आज सेलिब्रेशन के लिए आप एक डिनर पर जाएं। मेरे पास करने के लिए उससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी काम है। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। मैं जानता हूं सर, लेकिन चेयरमैन सर ने कहा है कि आप आज ही शादी करें। अगर आप मिस वर्मा से शादी नहीं करना चाहते तो वह आपको किसी और लड़की से इंट्रोड्यूस करा देंगे, लेकिन आपको इन 2 दिनों के अंदर ही शादी करनी होगी। उसके असिस्टेंट ने कहा। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। ओह, ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। उनसे कहो कि मुझे मिस वर्मा से शादी नहीं करनी है। वह मुझे किसी और लड़की से ही इंट्रोड्यूस कराएं, और वह लड़की उन पहले वाली लड़कियों में से नहीं होनी चाहिए। उन्हें मेरी शादी वाली बात को लेकर हार माननी ही होगी। उस आदमी ने कहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर इस आने को ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी कहने से ज्यादा करने में यकीन रखता हो। उसकी ठंडी मुस्कुराहट देखकर उसका असिस्टेंट एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और दोबारा उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस वक्त मैं मजाक करने के मूड में हूँ? उस आदमी की आंखें ठंडी थी और जबड़े भींचे हुए थे। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो सीरियस है। लेकिन किसी इंसान की जिंदगी में शादी सबसे बड़ा फैसला होता है, और कोई भी शादी करने का फैसला 1 या 2 दिन में नहीं ले सकता। उसके कहने के बाद भी उसका असिस्टेंट लगातार उसे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस आदमी को अपने असिस्टेंट की आवाज में झलक रही चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी सारी बातों को अनसुना कर रहा था। इससे पहले कि वह दोनों ईशानी को क्रॉस करके आगे जा पाते तब तक ईशानी उस आदमी के चेहरे को अच्छे से देखती रही। उस आदमी का रुतबा बिल्कुल किसी राजा की तरह था। उसकी पर्सनैलिटी काफी जबरदस्त थी। उसकी आभा काफी शक्तिशाली और भयावह थी, जिससे कोई भी उसके पास जाने से डरता। ईशानी उस आदमी को जानती थी। वो अभिमान राजवंश था, AR एंटरटेनमेंट ग्रुप का प्रेसिडेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का टाइकून। वो काफी लो प्रोफाइल रखता था और पब्लिक में भी काफी कम ही सामने आता था। ईशानी एक बार उससे मिली थी जब वो इंटर्न रिपोर्टर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे दोबारा कभी मिलेगी। अभिमान राजवंश से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता था। जब ईशानी इन सब के बारे में सोच रही थी तब अभिमान बिना उसकी तरफ देखे हुए उसे क्रॉस करके आगे निकल गया, और तभी ईशानी के दिमाग में एक आइडिया आया। अभिमान को शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी और ईशानी काफी अभी अभी अपने फिसी के साथ ब्रेकअप हुआ था। कहीं ना कहीं उन दोनों की परिस्थिति एक जैसे ही थी और शायद वो दोनों एक साथ मिलकर अपनी मुसीबतों का सामना कर पाए। इस वक्त उन दोनों को ही किसी ना किसी की जरूरत थी, और उसके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ये था कि तरीका को पता चले कि नमन से ब्रेकअप होने के बावजूद भी ईशानी को उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का मिला है। वो चाहती थी कि नमन को अपनी गलती का पछतावा हो। जैसे ही उसके दिमाग में यह आइडिया आया तो उसने अगले ही पल पीछे से अभिमान को आवाज लगा दी। मिस्टर राजवंश, 1 मिनट रुकिए। उसने अचानक ही उन दोनों को आवाज लगाई थी, जिसे सुनकर उन दोनों आदमियों के कदम अपनी जगह पर जम गए और उन्होंने पलटकर उसकी तरफ। चैप्टर 2। ईशानी ने अचानक ही उन दोनों को पीछे से आवाज लगाई थी, जिसे सुनकर उन दोनों आदमियों के कदम अपनी जगह पर जम गए और उन्होंने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या बात है? असिस्टेंट ने उससे पूछा। वो आकर अभिमान के सामने खड़ा हो गया, जिससे ईशानी उसके पास न आ पाए। ईशानी असिस्टेंट के उसको करीब न आने देने के प्रयासों को इग्नोर करके उन दोनों की तरफ बढ़ी। उसने अभिमान की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाए और अपना गला साफ किया, जिससे उसकी आवाज उन दोनों को साफ सुनाई दे। मैंने अभी अभी आप दोनों को बात करते हो सुना। आप अभी कह रहे थे कि मिस्टर राजवंश को एक दुल्हन की जरूरत है और मुझे भी शादी करने के लिए लड़का चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक्सक्यूज मी, असिस्टेंट ने हैरानी के साथ कहा। ईशानी की बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अभिमान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह देगी। ईशानी की ताकत और आत्मविश्वास का अंदाजा लगाते हुए वो उसे अपनी ठंडी निगाहों के साथ देखने लगा। सबसे पहले उसने जो बात नोट करी वह थी ईशानी का शादी का जोड़ा। ये देखकर उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए और उसने उन भावों को छुपाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी।
ईशानी पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां खड़ी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी काफी घबराहट हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि अभिमान उसके द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को स्वीकारेगा या नहीं, लेकिन अपनी इन चिंताओं के कारण वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। अभिमान काफी अमीर था और एक जाने पहचाने खानदान से ताल्लुक रखता था। हजारों लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी और उसकी पत्नी बनना चाहती थी। ईशानी जानती थी कि अभिमान के साथ उसकी शादी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद अभिमान मान जाए, क्योंकि उन दोनों की हालत लगभग एक जैसी ही थी। उन दोनों के बीच अगले कुछ मिनटों तक बिल्कुल खामोशी पसरी रही और ईशानी ने इस दौरान पूरी कोशिश करी कि उसकी घबराहट अभिमान को ना दिखे। कुछ देर बाद अभिमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम पहले से ही शादीशुदा नहीं हो? तुमने अभी तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। उद्धरण चिन्ह। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे दूल्हे को कोई लड़की पसंद आ गई, उसने अपने लिए कोई नई दुल्हन ढूंढ ली है। इस वक्त आप किस स्थिति में फंसे हुए हैं उसके बारे में मैंने आपके असिस्टेंट के मुंह से सुना। अभी आप अपने लिए एक काबिल दुल्हन की तलाश में हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आई कैन बी योर चॉइस। आप किसी भी चीज़ की फिक्र मत कीजिए। मुझे खाना बनाना भी आता है, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ और साथ ही मैं आपका और आपके परिवार का भी ध्यान रख लूंगी। मैं हमेशा एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके अलावा दूसरे लड़कों से दूर रहूंगी और कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने पति का पूरा ध्यान रखूंगी और आपकी पत्नी होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, ईशानी ने कहा और अभिमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। असिस्टेंट, जो उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ था, उसने ईशानी की तरफ देखा। उसकी निगाहें घिन्नता से भरी हुई थी, जैसे वो उससे कह रहा हो, ये कभी नहीं। उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया, ये काफी दर्दनाक था, लेकिन इस वक्त जो प्रस्ताव वो उनके सामने रख रही थी वो भी काफी बचकाना था। आई एम सॉरी मिस, लेकिन मिस्टर राजवंश। जैसे ही असिस्टेंट अभिमान के बिहाफ पर ईशानी का ऑफर ठुकराने लगा, तभी अभिमान ने उसकी तरफ देखा और उसे आगे कुछ बोलने से रोक दिया। असिस्टेंट को समझ नहीं आया कि वह क्या करे और वह हॉलवे में इधर उधर देखने लगा। अभिमान ने एक बार ईशानी की तरफ देखा और फिर कुछ बोलने के लिए अपना गला साफ किया। वेल, ओके, आई एम रेडी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या उसने अभी अभी शादी के लिए हाँ कहा? ईशानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बिना कोई सवाल किए उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये काफी जल्दी नहीं है? क्या वो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे फैसला नहीं ले रहा है? लेकिन एक मिनट, भला वो इस बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? सर, क्या आप सच में ही करना चाहते हैं? हम इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि हमें अभी तक इसका नाम भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि कोई भी फैसला करने से पहले हमें एक बार इसकी सारी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। असिस्टेंट ने जल्दी से अभिमान के सामने अपनी बात रखी। वह चाहता था कि अभिमान कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच ले। वो जानता था कि ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभिमान के पैसों से प्यार करती है और उन्हीं पैसों के कारण उससे शादी करना चाहती है। लेकिन वह ईशानी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह अभी नहीं बता सकता था कि ईशानी भी उन्हीं लड़कियों में से एक है या नहीं। ईशानी ने अभिमान को मिस्टर राजवंश कहकर पुकारा था, जिसका मतलब था कि वह अभिमान को जानती है और उसकी पावर और पैसों के बारे में भी। हो सकता है कि उसका शादी का प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ कोई साजिश हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभिमान ने बेफिक्री के साथ कहा। अपनी बात आगे कहने से पहले उसने ईशानी की तरफ देखा। तुमसे शादी करने की मेरी सिर्फ एक शर्त है। तुम भविष्य में कभी भी अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं करोगी। डू यू अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या मुझे सिर्फ यही करना होगा? अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए ईशानी ने पूछा। उसने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया था और वह भविष्य में कभी भी इसका अफसोस नहीं करने वाली थी। शादी करने के लिए हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या वह तुम्हारे पास है? ईशानी देख पा रही थी कि अभिमान काफी सीरियस टाइप का इंसान है। वो अपनी बातों को घुमाने फिराने की बजाय सीधा सपाट लहजे में करना पसंद करता है। शायद उसकी कामयाबी की वजह भी यही थी। नहीं, अभी वह मेरे पास नहीं है, ईशानी ने कहा। अभिमान ने अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखा। तुम्हें जिन भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उन्हें लेकर आ जाओ। अब से ठीक 1 घंटे बाद तुम मुझे सिविल अफेयर ब्यूरो में मिलना। अंडरस्टूड? उद्धरण चिन्ह। यस, ईशानी ने कहा। अतुल, तुम अभी इन्हें इनके घर छोड़ आओ, अभिमान ने अपने असिस्टेंट से कहा और वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर अतुल का मुंह खुला का खुला रह गया।
घर जाने के बाद ईशानी को अपने डॉक्यूमेंट्स लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसने अपनी शादी के लिए पहले ही पैकिंग करी हुई थी, जिसमें उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी समेट कर एक साथ रख रखे थे। करीब आधे घंटे में ईशानी और अभिमान ने मैरिज ब्यूरो के अंदर अपनी शादी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। शादी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ईशानी और अभिमान जब एक साथ बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे तो ईशानी ने गर्व के साथ अपने हाथों में अपना मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ था। वह मन ही मन दुआ कर रही थी कि यह कोई सपना नहीं होना चाहिए। अब अभिमान और ईशानी दोनों की शादी हो चुकी थी। वह दोनों सही मायने में अब पति पत्नी थे। हालांकि अपनी शादी को लेकर जो सपने ईशानी ने देखे थे, हकीकत उसे काफ़ी अलग थी। जिस इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, आज उसके साथ उसकी जगह कोई और खड़ा था। लेकिन नमन की सच्चाई पता लगने के बाद ईशानी को अब इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। मिस्टर राजवंश, क्या बात कर सकते हैं? ईशानी ने अपने पति अभिमान राजवंश की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभिमान ने अपनी एक आईब्रो उठाए और बोला, हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। वह दोनों वहीं पास में बने हुए एक ऐसे में चले गए। वह कैसे काफ़ी छोटा था लेकिन उतना ही ज़्यादा खूबसूरत। अभिमान और ईशानी जाकर एक 2 सीटर टेबल पर बैठ गए। तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वहाँ बैठने के बाद अभिमान ने तुरंत मुद्दे की बात की। आपको मेरी बात शायद थोड़ी घमंड भरी लगेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें, ईशानी ने कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ईशानी आज अभिमान से पहली बार मिली थी और कुछ देर की मुलाकात के बाद ही उन दोनों ने शादी कर ली थी। वह अभिमान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। आज तक उसने जितना उसके बारे में पढ़ा था वह उसे सिर्फ उतना ही जानती थी। बोलो, अभिमान ने शांत लहजे में कहा। ईशानी की बात सुनने पर अभिमान को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। अभिमान की बात सुनकर ईशानी में एक सुकून की सांस ली और बोली, दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वक्त के लिए हमारी शादी की पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट ना करें, क्योंकि मुझे अभी भी अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से डील करना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी या मेरी प्रॉब्लम की वजह से आपको या आपके बिजनेस को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। ऑफ कोर्स आप जो करना चाहते हैं आप लोग करेंगे, मैं आपके किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगी। अपनी बात कहकर ईशानी जैसे ही चुप हुई तो अभिमान की आंखों में एक चमक आ गई। उसके चेहरे को देखकर ईशानी अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है। कुछ देर खामोश रहने के बाद अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे अपने भी कुछ रूल्स है। उद्धरण चिन्ह। जी, ईशानी ने कहा और अपनी गर्दन झुका ली। वो अभिमान की बातें सुनने के लिए तैयार थी। चैप्टर 3। अभिमान ने जब ईशानी से कहा कि वह भी उससे कुछ बातें करना चाहता है तो ईशानी शांति से बैठकर उसके बातें सुनने लगी। सबसे पहली शर्त यह है कि तुम अपने घर से निकलकर अब मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात जानती होगी कि एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की सबसे पहली सीढ़ी यही होती है। और दूसरी बात ये कि मेरी अपनी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिनसे मुझे भी डिलीट करना है। तो मुझे जब भी ठीक लगेगा मैं हमारी शादी और तुम्हारे बारे में सबको बता सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा और मैं अपनी इन दोनों शर्तों पर किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। ओके, ठीक है, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। जब अभिमान नहीं बिना कोई बहस करे ईशानी की बात मान ली थी, जो ईशानी को भी उसकी बात माननी पड़ी। अभिमान से बात करने के बाद ईशानी तुरंत वहां से चली गई। ईशानी जैसे ही कैफे से बाहर निकली वैसे ही अतुल अंदर आया और अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, सर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमें एक बार इनका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पहले अगर अभिमान किसी लड़की के साथ एक कैजुअल डेट पर भी जाता था तब भी वह अतुल से कहकर उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाता था। इसलिए अतुल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आज अभिमान ने एक लड़की से शादी कर ली और तब भी वह उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था। ये बात उसके लिए बहुत अजीब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैंने ऐसा क्यों किया। इन्वेस्टिगेशन जरूर, मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि आखिर ये एक अनजान से शादी करने के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई। कुछ सोचते हुए अभिमान ने कहा, ये सर, मैं जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ और आपको देता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभिमान ने उससे पूछा, क्या आप मिस अग्निहोत्री से पहले मिले हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो क्यों अभिमान एक बार में ईशानी से शादी करने के लिए कैसे मान गया? डिग्री। अभिमान से बात करने के बाद ईशानी सीधा अपने घर चली गई थी। ईशानी जब घर के अंदर गए तो उसने देखा कि वहां कनिका
उसकी सौतेली माँ, छाया और विक्रम तीनों बैठे हुए किसी बात पर हंस रहे थे। वो तीनों देखने में बिल्कुल एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली लग रहे थे। उन सभी को एक साथ देखकर ईशानी को ऐसा लगा जैसे वह कोई बाहर की हो और एक परिवार की बातों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर उसका कोई स्थान ही ना हो। उनको देखकर ईशानी के चेहरे पर कड़वाहट के भाव तैर गए। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और बिना किसी से कुछ बोले ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसे ऐसा करते हुए देखकर विक्रम को गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोले, रुको यही तुम। उद्धरण चिन्ह। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? अपने पिता की आवाज़ सुनकर ईशानी रुक गई और उसने उनसे पूछा। आज उसकी आवाज़ काफ़ी बदली बदली लग रही थी। उसने इस लहजे में पहले कभी अपने पिता या घर में किसी से भी बात नहीं की थी। तुम कल पूरी रात घर से बाहर थी और हमें इस बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। उसके बाद तुम अब घर आ रही हो और यहाँ बिना किसी को ग्रीट किए सीधा अपने कमरे में जाने लगी। क्या तुम अपने परिवार और अपने माता पिता की इज्जत करती हो या नहीं? विक्रम ने गुस्से और चिड़ियों के साथ जाने से पूछा। उनके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ईशानी के इस बर्ताव से वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। विक्रम की बात सुनकर ईशानी हंसी और उन पर तंज कसते हुए बोली, परिवार? जहाँ तक मुझे पता है मेरी माँ की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी है। और रही मेरे पिता की बात तो वह भी मेरे लिए लगभग मर ही चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम बदले में मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है? इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो तुम? विक्रम ने चिल्लाकर कहा और टेबल पर गुस्से में अपने हाथ पटक कर मारे और खड़े हो गए। पापा, शांत हो जाए। इसके लिए अपनी तबीयत मत खराब कीजिए आप। कनिका ने विक्रम जी की कमर को थपथपाते हुए उनसे कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पिता की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो और वह उनके बारे में काफ़ी सोचती हो और उनका ध्यान रखती हो। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर छाया भी खड़ी हुई और एक अच्छी हाउसवाइफ का रोल प्ले करते हुए बोली, ईशानी, तुम अपने पिता से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। आखिरकार वो तुम्हारे पिता है। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। छाया ने शांत लहजे में ईशानी से कहा। एक बार खुद को देखो और फिर अपनी बहन की तरफ देखो। अगर तुम में खुद में तमीज नहीं है तो थोड़ी उससे सीख लो। विक्रम जी अभी भी गुस्से में थे। उन्हें इस बात पर काफ़ी नाराजगी महसूस हो रही थी कि ईशानी उनके विचारों पर खरी नहीं उतरी। जैसा बर्ताव उन्होंने उससे एक्सपेक्ट किया था ईशानी बिल्कुल उससे अलग हो गई थी। अपने पिता की बात सुनने पर ईशानी के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट फैल गई। उनकी बात का जवाब देते हुए वो तंज कसने वाले लहजे में बोली, मैं उससे क्या सीखूं? ये कि दूसरों के प्यार को कैसे छीनते हैं, कैसे अपने ही बहन के होने वाले पति के साथ रंगरलिया मनाते हैं, और कैसे अपने घर की सारी इज्जत मान मर्यादा को परे रखकर बेशर्मी पर उतर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर कनिका को काफ़ी गुस्सा आ गया था। वह गुस्से में उससे कुछ कह दी उससे पहले ही छाया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहा और ईशानी की तरफ देखकर गुस्से में बोली, ईशानी, तुम अपनी बहन के बारे में इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ, तो भला मेरी बहन कहाँ से आ गई? ओह हाँ, याद आया, क्योंकि एक बेशर्म औरत ने एक अमीर आदमी के साथ सोने के लिए अपने रंग रूप का इस्तेमाल किया था। आपने मेरी माँ से उनके पति को छीना और आपकी बेटी ने मुझसे मेरे होने वाले पति को छीना। काफ़ी अच्छी तरीके से परवरिश की है आपने उसकी। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम दोनों सिर्फ दूसरों से उनके प्यार और उनके पतियों को छीनना ही जानती हो। ईशानी ने बिना किसी डर के सपाट लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर छाया और कनिका दोनों के चेहरे गुस्से के कारण लाल होने लगे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ईशानी उनसे इस तरीके से बात करेगी। ईशानी, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। छाया का शरीर गुस्से के कारण कांप रहा था। पिछले कई सालों में मैंने अपने पूरे रूह और शरीर के साथ इस परिवार की सेवा की है। अपना सब कुछ मैंने तुम लोगों के नाम कर दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें जलन नहीं दिया। मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इस परिवार का हिस्सा तो हूँ। तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? रिश्ते और उम्र दोनों में मैं तुमसे बड़ी हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप मेरी फैमिली नहीं है। आप सिर्फ मेरे पिता की पत्नी है। किसी सुअर के होठों पर लिपस्टिक लगा दोगे तो तब भी वह सुअर ही रहेगा, और आप उसी के दर बिल्कुल भद्दी और बेशर्म है। ईशानी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। छाया को ईशानी की बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब भी उन्हें कोई किसी की रखेल बोलता था तो उन्हें इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था। ईशानी ने उनके लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वह समझ रही थी कि ईशानी के कहने का मतलब यही है।
जब तक ईशानी की माँ जिंदा थी तब तक सब छाया को विक्रम की रखेल ही कहते थे। फाइनली कुछ समय बाद ईशानी की माँ की मृत्यु हो गई और फिर विक्रम ने उनसे शादी कर ली। तब से लेकर आज तक किसी ने भी उन्हें रखेल नहीं कहा था, लेकिन आज ईशानी ने बिना कुछ कहे भी उन्हें काफ़ी कुछ कह दिया था। ईशानी की बातें सुनकर उन्हें शर्मिंदगी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था। मॉम, आप गुस्सा मत कीजिए। छाया के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर कनिका ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने शादी की तरफ देखा। कनिका को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में ईशानी की तरफ बढ़ने लगी। ईशानी भी कनिका की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे थे। ईशानी के पास पहुंचकर कनिका उसकी तरफ झुकी और उसके कान में बोली, इंटरेस्टिंग ईशानी, तुम इतनी देर से कहीं जा रही हो कि मैं और मेरी माँ बस किरदार है, हम दोनों ही किसी ना किसी की रखेल है। और तुम्हारा क्या, तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने होने वाले पति को संभाल के रख सको। मैंने तुम्हारे फैंसी को तुमसे नहीं छीना है, बल्कि तुम्हारा फ़ोन से खुद भीख मांगते हुए मेरे पास आया था कि मैं उसको सेटिस्फाई कर दूं। कनिका इस वक्त काफ़ी धीमी आवाज़ में बोल रही थी जिससे उसकी बात ईशानी के अलावा और कोई न सुन सके। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे लिए कितनी शर्मिंदगी और दया की बात है ना, तुम दोनों इतने सालों से साथ थे। मैं मानती हूँ कि वह शायद तुमसे प्यार करता था, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। मैंने उससे सिर्फ एक बार जाने की कोशिश करी और को फिसल गया। उद्धरण चिन्ह। कनिका की बातें सुनकर ईशानी के दिल में दर्द हो रहा था। इस वक्त उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सच है या नहीं। कनिका प्रेग्नेंट है, वह भी नमन के बच्चे के साथ। अभी ईशानी को समझ आ रहा था कि कनिका और नमन काफ़ी समय से उसे धोखा दे रहे थे, लेकिन उसे कभी कुछ समझ ही नहीं आया। उन दोनों ने एक साथ मिलकर ईशानी को काफ़ी ज़्यादा जलील कर दिया था। हमें पापा को जल्द ही इसके बारे में बता दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी और जल्दी ही मेरी और नमन की सगाई हो जाएगी और तुम पूरी तरह पिक्चर से बाहर निकल जाओगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए कनिका के होठों पर मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। उसे ईशानी को दुख में देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। कनिका, तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। ईशानी गुस्से के कारण काँप रही थी। अभी तक ईशानी इतना दर्द सह चुकी थी कि अब उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। कनिका की बात सुनकर उसने उसे कुछ नहीं कहा और वहां से सीधा ऊपर चली गई। उसके बाद वो ज़्यादा देर तक घर पर नहीं रुकी। अपने कमरे में जाकर उसने अपने कपड़े पहने और वहां से अपने काम पर चली गई। डिग्री 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 4. स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप एक सबसे बड़ी नेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी में से एक थी। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी, नए और इंटेंस आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए जानी जाती थी। यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और अच्छा था। 2 साल पहले जब ईशानी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी तो उसने इसी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन कर लिया था और अब वह वहाँ पर एक रिपोर्टर की तरह काम करती थी। पिछले 2 सालों में वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी आर्टिकल्स पब्लिश कर रही थी और अपनी इसी मेहनत के कारण वह दिन पर दिन इंडस्ट्री में ज़्यादा मशहूर होती जा रही थी। आज जब कंपनी में उसकी मॉर्निंग मीटिंग थी तो उसमें ईशानी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिस वजह से उसका पूरा ध्यान मीटिंग में नहीं था। इसी वजह से कंपनी के मैनेजर ने उसे बीच में कई बार डांट भी लगाई। ये देखकर उसकी दोस्त नंदिनी ने एक हॉट न्यूज़ स्टोरी का बहाना बनाया और ईशानी को अपने साथ लेकर कैफे में चली गई। ईशी, तुम कल नमन के साथ अपनी शादी की ड्रेस ट्राई करने के लिए बुटीक गई थी ना? लेकिन आज तुम्हारा चेहरा इतना फीका नजर क्यों आ रहा है? कुछ हुआ है क्या? देखो, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। ट्रस्ट मी, नंदिनी ने उससे पूछा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। जब ईशानी ने देखा कि नंदिनी उसकी कितनी फिक्र कर रही है तो उसका दिल किया कि वह उसके गले लगकर रो दे। नंदिनी की तरफ देखते हुए उसकी आंखें भर गई और उनमें से आंसू बहने लगे। कल से लेकर अभी तक उसने अपने अंदर जो दर्द, जो तकलीफ छुपाकर रखी हुई थी वह एक साथ उसके आंसुओं के रूप में बहने लगी। ईशी, तुम रो क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? टॉक टू मी। ईशानी को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर नंदिनी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो ईशानी को काफ़ी अच्छे से जानती थी। ईशानी हमेशा काफ़ी मजबूत और सख्त बनी रहती थी, लेकिन नंदिनी जानती थी कि ईशानी बाहर से जितनी सख्त दिखाई देती है उसका दिल अंदर से उतना ही कोमल और साफ है। हर काम को लेकर उसकी सोच काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ईशानी हमेशा कुछ अच्छा ढूंढकर उस परेशानी का सामना करने की हिम्मत रखती थी।
नंदिनी ने आज तक उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, और अगर आज ईशानी उसके सामने रोई भी तो वो इतनी बुरी तरह। कुछ देर बाद ईशानी ने खुद को शांत किया और अपने आंसू पोंछकर नंदिनी को सब कुछ बताया। ईशानी की पूरी बात सुनने के बाद नंदिनी ने टेबल पर जोर से अपने हाथ पटके और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, चालाक लोमड़ी, कितने बेशर्म है कनिका, और साथ ही नमन भी कितना बदतमीज हो चला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। उसने मुझे चीट किया, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने कनिका को ही क्यों चूज किया? वह जानता था कि मैं उसे कितनी नफरत करती हूँ। मुझे कनिका कभी से ही पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभी तक ईशानी भले ही दिखा रही थी कि जो कुछ भी हुआ उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वह वाकई नमन से प्यार करती थी, और नमन ने जो कुछ भी उसके साथ किया वह उससे चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। नंदिनी को अपनी दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा था। पिछले कुछ सालों में है वह ईशानी और उसके कॉम्प्लिकेटेड परिवार के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। जब ईशानी की मां जिंदा थी तभी उसके पिता विक्रम जी का छाया के साथ अफेयर चल रहा था, और जब ईशानी की मां को इसके बारे में पता चला तो डिप्रेशन में जा चुकी थी। उनका डिप्रेशन धीरे धीरे उनकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर रहा था, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद छाया ने विक्रम के साथ शादी कर ली और अपनी बेटी कनिका के साथ उनके घर में आकर रहने लगी। छाया और कनिका दोनों मिलकर लगातार ईशानी की जिंदगी को बद से बदतर करने की कोशिश करते रहते थे। उसके पिता के सामने वह दोनों उससे अच्छे से बर्ताव करते थे, लेकिन जैसे ही विक्रम काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो वह दोनों ईशानी को परेशान करने लगते थे। वो उसे घर में बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। अपने खुद के घर में रहते हुए भी ईशानी की जिंदगी जहन्नुम हो चुकी थी। उन दोनों ने मिलकर ईशानी से उसके पिता को छीन लिया था और साथ ही ईशानी की आधी प्रॉपर्टी को भी। और अब जब ईशानी के पास खोने को कुछ बचा ही नहीं था तो कनिका ने उससे उसका प्यार, उसका मंगेतर भी छीन लिया था। ईशानी की जिंदगी को नर्क बनाने में उन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नंदिनी अच्छे से जानती थी कि ईशानी इस वक्त इस स्थिति से गुजर रही है। वह सबके सामने मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा सकती थी, लेकिन नंदिनी उसकी मुस्कान के पीछे छिपे हुए उसके दर्द को भी देख लेती थी। ईशी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम ये भी तो सोचो ना कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि वह आदमी कितना बड़ा कमीना है। अगर यही बात तो मैं शादी के बाद पता चलती तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। अपनी बात कहकर नंदिनी ने ईशानी को अपने गले से लगा लिया। वह धीरे धीरे उसका सिर और कमर थपथपा रही थी। वह जानती थी कि इस वक्त ईशानी को काफी अकेला महसूस हो रहा होगा। ईशानी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, नंदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करो। एंड आई प्रॉमिस आज ना कल मैं कनिका और नमन को इस बात का एहसास दिलाकर ही मानूंगी कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। दोपहर में ईशानी और नंदिनी दोनों ने बाहर से ही खाना खाया और फिर वहां से कंपनी जाने के लिए चले गए। जैसे ही वह दोनों कंपनी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक कंप्यूटर के सामने काफी सारे लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आदमी मेरा आइडियल है, ये दिखने में कितना हैंडसम है, लेकिन ये दोनों गाड़ी के अंदर यह सब क्यों कर रहे हैं? इस फोटो को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। आखिर नमन इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? किसी ने उसकी यह सब करते हुए फोटो ले ली और उसे पता भी नहीं चला। मुझे डर है कि इसके बाद इंडस्ट्री में उसकी इमेज खराब ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। हे ईशानी, नंदिनी, जल्दी इधर आओ। देखो, नमन त्रिपाठी को किसी नाइट क्लब की एक लड़की के साथ गाड़ी में अय्याशी करते हुए देखा गया है। उनके एक उत्साही कलीग ने उन दोनों से कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी और नंदिनी दोनों हैरान थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर भीड़ की तरफ चल दिए। नमन के अफेयर की बात पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी थी। उसके जो फोटो लीक हुए थे उसमें उसे और उसके पार्टनर को हक करते हुए और किस करते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। वह फोटोज काफी क्लियर थे। नमन त्रिपाठी फैमिली का जाना पहचाना और पब्लिक में काफी फेमस शख्स था। उसे उसके एलिगेंस और नोबेल पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता था, और इसी वजह से पब्लिक में उसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, जिनमें से ज्यादा तादाद में लड़कियां थीं। वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी काफी मशहूर था। गॉड व्हाट द। नंदिनी ने उन तस्वीरों की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा। फिर उसने पलटकर ईशानी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाते हुए बोली, चलो यहाँ से, हमें इन बकवास तस्वीरों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी द्वारा खींचे जाने पर ईशानी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई।
उसे अब काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो दोनों अपनी सीट पर बैठे ही थे कि कुछ देर बाद ईशानी के पास नमन का कॉल आया। नमन का कॉल पिक करने से पहले ईशानी थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। कॉल पिक करने के बाद वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसके कानों में नमन की गुस्से भरी आवाज़ पड़ी। नमन ने चिल्लाकर उससे कहा, ईशानी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया चाल चलोगी। क्या ये तुम्हारा मुझसे बदला लेने का कोई तरीका है? क्योंकि अब मैं तुम्हारी बहन के साथ हूँ, तो क्या इस वजह से तुमने ये सब जानबूझकर किया? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी नमन उस पर किस बात की भड़क निकाल रहा है। इसलिए उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अब तो दिखावा करना बंद कर दो, ईशानी। कनिका ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अब मेरे और उसके बीच के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, तो तुमने जानबूझकर ये खबर फैलाई है ना? ईशानी, मैं मानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें एक चीज़ भी किया है तो भी तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए इतनी घटिया चाल नहीं चलनी चाहिए थी। आखिरकार कनिका तुम्हारी खुद की बहन है। तुम्हें उसे ऐसे कोई नाइट क्लब गर्ल के नाम से नहीं पब्लिश करना चाहिए था। अब तो तुम जानती हो कि वह प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। तुमने एक बार भी उसके या उसकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। नमन ने हर बात का सारा इल्जाम ईशानी पर डाल दिया था। नमन की बातें सुनने के बाद ईशानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नमन की बातें सुनने के बाद ईशानी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नमन की बातों और उसके द्वारा दिए गए धोखे के कारण उसे अपना पूरा शरीर ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। आखिर वो इतना भी कैसे गिर सकता है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। सबसे पहली बात तो नमन ने उसे चीट किया था, और बजाय अपनी गलती मानकर उससे माफ़ी मांगने के और उसे सब कुछ समझाने के, वो उसे ही हर चीज़ का कसूरवार ठहरा रहा है। अभी भी उसे ऐसा लग रहा है कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ ईशानी की ही गलती है, और यह वही आदमी था जिसे ईशानी ने इतने सालों से चाहा था। चैप्टर 6। जब ईशानी ने उन सब की तरफ देखा तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके कानों में ऑफिस में ही काम कर रही एक लड़की की आवाज़ पड़ी जो कह रही थी, पहले ही कहा था कि नमन कभी इतना नहीं गिर सकता, ऐसे ही किसी नाइट क्लब गर्ल के साथ नहीं घूमेगा। और देखो, लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी होने वाली पत्नी निकली। खैर, किसी ने भी वो फोटोस इंटरनेट पर डाले हैं, वो बहुत ज़्यादा बेशर्म है। मैंने सुना है कि ईशानी ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि वह अपनी बहन के होने वाले पति को उससे चुराना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बहन के फैंसी को चलाना चाहती है। गॉड, लेकिन ईशानी देखने में तो काफ़ी सीधी सादी और मासूम लगती है। बिल्कुल लोमड़ी की तरह चालाक निकले। वो दोनों लड़कियां आपस में बातें करते हुए बीच बीच में ईशानी की तरफ देख रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर ईशानी समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उसकी नमन से बात हुई थी तो कॉल कट करने से पहले नमन ने उसे धमकी दी थी कि वह अपने इस फैसले पर पछताएगी। लेकिन इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि नमन ने इतनी जल्दी जो कहा था वह करके दिखाया, और उसकी इस हरकत की वजह से अब ईशानी की प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही थी। नमन के बारे में सोचते हुए उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ईशानी के साथ रिलेशनशिप में था तब तक झूठा ही सही, लेकिन उसका ख्याल रखता था, और अब जाने को पता चल गया था कि वह उसे धोखा दे रहा है तो उसने उसकी तरफ अपनी पीठ मोड़ दी थी, और साथ ही उसके लिए इतना बेदर्द और गुरूर हो गया था। और इस पूरे सीन में अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो ईशानी है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ नमन और कनिका दोनों जानबूझकर उसे धोखा दे रहे थे, और आज जो कुछ भी हुआ उसमें भी वही दोनों का हाथ है। तुम लोगों को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है तो बिना बात गॉसिप करना बंद करो। नंदिनी ने जब ईशानी का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा तो उसने गुस्से में उन फीमेल को वकस पर चिल्लाते हुए कहा, सबको सब पता है, अगर ईशानी नहीं सब नहीं किया होता तो नमन बिना बात उसको क्यों फंसाता? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, नमन ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईशानी ने उसे प्रपोज किया होगा और नमन ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, और इसी बात का बदला लेने के लिए ईशानी ने ये सब कुछ किया है। कितनी बदतमीज है ये, मुझे तो इसकी बहन पर तरस आ रहा है। हाई प्रेशर वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर उन लोगों को किसी एक को भी नीचे गिराने का मौका मिलता था तो वो उसे नहीं छोड़ते थे, और इस वक्त तो उन भूखे भेड़ियों के सामने ईशानी एक ताज़ा मांस बनकर रह गई थी। उन सभी के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द किसी तीर की तरह बार बार ईशानी के दिल को जख्मी कर रहा था। शट योर माउथ, वरना मुझे तुम जैसों का मुंह बंद करना अच्छे से आता है, नंदिनी ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। अपनी दोस्त को इस तरीके से देखकर उसे गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो उन सभी का मुंह तोड़ दे।
वहां पर खड़े हुए नंदिनी ने अपनी शर्ट की बाजुएं तक मोड़ ली थी और वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नंदिनी, तुम ये क्या कर रही हो? वहां खड़ी हुई लड़कियों को कुछ बुरा होने की आशंका होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने कुछ कदम पीछे लेते हुए कहा, तुम लोगों को सबक सिखाने के बारे में सोच रही हूँ, नंदिनी ने कहा। अगले ही सेकंड में वो उन लड़कियों के सामने खड़ी हुई उनसे लड़ रही थी जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ईशानी के बारे में इतना कुछ गलत बोला था। ये देखकर हैरान रह गई थी। जब उसने देखा कि अब हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो वह आगे गई और नंदिनी को उन सब से दूर करने लगी। जब उनसे दूर कर रही थी तभी बीच में किसी ने उसे धक्का दे दिया और ईशानी का बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी। उसके पीछे एक टेबल रखा हुआ था जिसकी नोक की तरफ ईशानी गिर रही थी। उसका खुद के शरीर पर से काबू लगभग खत्म हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे काफी ज्यादा गहरी चोट लगने वाली है। ईशानी ने डर के कारण कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अगले कुछ सेकंड के बाद भी वह नहीं गिरी। उसे अपने शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ईशानी, नंदिनी ने चिल्लाकर कहा और उसकी आवाज सुनकर बाकी सब लोग भी शांत हो गए और उस तरफ देखने लगे। वहां काले कपड़ों में खड़े हुए एक आदमी ने जब देखा कि ईशानी गिरने वाली है तो वह जल्दी से उसके पास आया और उसे गिरने से बचा लिया। ईशानी इस वक्त उस आदमी की बाहों में खड़ी थी। उस आदमी का एक हाथ ईशानी की कमर पर था जिसने उसे गिरने से बचा रखा था और वहीं उसने अपना दूसरा हाथ ईशानी के सिर के पीछे लगा रखा था जिससे उसे और कोई चोट न लगे। इस वक्त वो आदमी बिल्कुल ईशानी का गार्डियन एंजल लग रहा था। पूरे ऑफिस में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। वो शख्स यहाँ कब आया? उसके आने की भनक यहाँ किसी को भी नहीं थी। ईशानी भी काफी ज्यादा हैरान थी। उसे पूरा यकीन था कि आज उसे काफी ज्यादा गहरी चोट लगने वाली थी, लेकिन इस वक्त वह उस आदमी की बाहों में बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। ईशानी का चेहरा उस आदमी के सीने में छुपा हुआ था। वह दोनों इस वक्त इतना करीब थे कि ईशानी उसके दिल की धड़कनें आसानी से सुन पा रही थी और साथ ही उसे उस शख्स के परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी जो उसे जानी पहचानी लग रही थी। ईशानी उसकी बाहों में से निकलकर सीधी खड़ी हुई और उसने उस शख्स की तरफ देखा जिसने अभी अभी उसे बचाया था। सबसे पहले उसकी नज़र उस आदमी के हैंडसम फेस पर पड़ी और फिर उसके लंबे और मस्क्यूलाइन फिगर पर। उस आदमी की आंखें इस वक्त काफी ज्यादा कठोर थी, लेकिन उनमें एक चमक भी थी। इस वक्त वह ईशानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि कहीं उसे कोई और चोट तो नहीं लगी है। वो कोई और नहीं बल्कि अभिमान था। आप? ईशानी की आंखें हैरानी के कारण बड़ी हो गई थी। ईशानी ही नहीं बल्कि वहां खड़ा हुआ हर एक शख्स अभिमान को यहाँ देखकर हैरान था। क्या ये अभिमान राजवंश है? राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप का सीईओ। उद्धरण चिन्ह। ओह गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आखिर इनके जितना मशहूर आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। ये अभिमान राजवंश ही है। तुमने देखा, उसने ईशानी को अपने गले से भी लगाया। पूरी ऑफिस में इसी तरीके की बातें चलने लगी थी। ईमान को यहाँ देखकर सभी लोग हैरान के साथ साथ एक्साइटेड भी थे। अभी कुछ देर पहले जो लड़कियां नंदिनी के साथ लड़ाई कर रही थी वह भी अब शांत खड़े होकर अभिमान को देख रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभिमान बिल्कुल किसी राजा की तरह था। उसकी कंपनी के साथ काम कर रहा हर एक आर्टिस्ट काफी ज्यादा मशहूर और रिच था। लाखों की तादाद में ऐसे स्टार भी थे जो अभिमान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राज करता था वो। अगर नमन त्रिपाठी वो प्रिंस चार्मिंग था जिसके बारे में हर एक लड़की सपना देखती थी, तो अभिमान राजवंश वह शख्स था जो हर एक लड़की के दिल और दिमाग में रहता है। उसे पाने की चाहत हर किसी के मन में दबी होती है, लेकिन वह जानती है कि वह बिल्कुल भी उनके बस का नहीं है। जैसा कि अभिमान को काफी ज्यादा मिस्टीरियस और लो की वर्किंग स्टाइल पसंद था, तो कभी भी किसी लड़की को उसके करीब जाने का मौका ही नहीं मिलता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान राजवंश जैसा बड़ा आदमी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप जैसी एक छोटी सी कंपनी में खुद आ जाएगा। बल्कि उसने यहाँ आकर ईशानी को गिरने से बचाया और उसकी मदद की। ये देखकर सभी लड़कियां ईशानी से काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। अभिमान के वहां आने के बाद सब लोगों का ध्यान अब सिर्फ उस पर था, लेकिन अभिमान उन सबको नजरअंदाज कर रहा था और उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ ईशानी पर टिकी हुई थी। ईशानी की तरफ देखते हुए उसने गहरी और धीमी आवाज में उससे पूछा, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ईशानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसके कारण ईशानी अभी भी सदमे में थी। ईशानी को घबराया हुआ देखकर अभिमान ने धीमी आवाज में कहा, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। ओके, ईशानी ने नहीं कहा। अभिमान को देखते हुए वह सोच रही थी कि वह यहाँ क्या कर रहा है।
ईशानी का जवाब सुनने के बाद अभिमान दूसरी तरफ देखने लगा जैसे वह उसे जानता ही नहीं हो। क्या स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का वर्किंग एनवायरनमेंट हमेशा ही ऐसा रहता है? अपने माथे पर कुछ शिकन की लकीरें लिए हुए अभिमान में स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ की तरफ देखते हुए उससे पूछा। यहाँ हो रही लड़ाई को देखने के बाद सीईओ पहले से ही काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था और अब अभिमान की बात सुनने के बाद उसने कैसे भी करके अपने गुस्से को दबा कर रखा था। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप काफी लंबे समय से राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ काम करने की फिराक में था और अब फाइनली उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिलने ही वाला था। लेकिन आज अभिमान खुद यहाँ आ गया और उसने ये सब देखा। सीईओ ने थोड़ा हिचकते हुए उससे कहा, आई एम सो सॉरी जो आपको यहाँ आकर यह सब देखना पड़ा। अभी आप मेरे साथ केबिन में चलिए। दिस वे प्लीज। उद्धरण चिन्ह। हम। अभिमान ने ठंडे लहजे में कहा। चैप्टर 7। अभिमान के वहां से जाने के बाद एक बार फिर ऑफिस में गॉसिप शुरू हो गई। मैं बिना किसी शक के यह बात कह सकती हूँ कि मैंने आज तक जितने आदमियों को देखा है उनमें से ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और हैंडसम आदमी है। उद्धरण चिन्ह। उसे देखने के बाद मुझे पता चला कि हैंडसम का असली मतलब क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। ओह गॉड, ये कितना ज्यादा हैंडसम, अमीर, इंटेलिजेंट और एलिगेंट इंसान है। आज से ये मेरे सपनों का राजकुमार है। क्या तुम सब लोगों ने देखा कि उसने आते ही किस तरीके से ईशानी को गिरने से बचाया? उद्धरण चिन्ह। अभिमान के बारे में सोचते हुए वह सभी लड़कियां तरह तरह की बातें कर रही थी। उन सबके सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश ईशानी की जगह गिरने वाली लड़की वह होती तो अभिमान की बाहों में ईशानी नहीं वह होती। इस वक्त अब किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि ईशानी ने अपनी बहन के फिसी को चुराने की कोशिश की है। सीरियसली, नंदिनी आश्चर्य के साथ उन लोगों को देख रही थी। अभी कुछ मिनट पहले ये सभी लोग नमन का नाम लेकर ईशानी पर पर्सनल अटैक कर रहे थे और अब अभिमान के यहाँ आ जाने पर यह सब उसकी बातें करने लगे। ये सब बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं था। छोड़ो इन सब को, ईशानी ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा। किसी के लिए अपने मुंह से जहर उगलने से पहले ये लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके शब्दों का किसी के ऊपर क्या असर होता है। अगर अभिमान सही वक्त पर यहाँ ना आया होता तो इस आने के लिए सिचुएशन शायद और भी ज़्यादा खराब हो जाती। लेकिन आज नंदिनी ने ईशानी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए इशारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रमंद थी। थैंक यू सो मच नंदू, ईशानी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए उससे कहा। कोई बात नहीं ईशी, लेकिन इन सभी लड़कियों को एक अच्छा सबक सिखाने की ज़रूरत है, वरना आगे भी यह सब तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। तुमने अभी अभी देखा ना कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर अभिमान सही समय पर नहीं आते तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। नंदिनी ने कुछ देर पहले हुए वाकया को याद करते हुए कहा। अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए ईशानी एक बार फिर घबरा गई। इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईशानी ने नंदिनी को आश्वस्त करते हुए। इसी बात का शुक्र है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ती। एक सुकून की सांस छोड़ते हुए नंदिनी ने कहा। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अभिमान ने ठीक समय पर आकर ईशानी को गिरने से बचा लिया। ऑफिस के अंदर अभी भी लोगों की बातचीत शुरू थी। अब सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि आज अभिमान खुद उनके ऑफिस में क्यों आया है। उनकी बातें सुनकर नंदिनी भी इस बारे में सोचने लगी और उसने ईशानी की तरफ देखा और उससे पूछा, अभिमान राजवंश यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप का सीईओ हमारी छोटी सी कंपनी में खुद आया है। जहाँ तक मुझे याद है हमारी कंपनी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ जो काम करने के बारे में सोच रही थी उसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी। और आज अभिमान खुद यहाँ आए हैं, तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ईशानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अभिमान को यहाँ देखकर वह भी कंफ्यूज थी। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप भी एक मिडिल साइज एंटरटेनमेंट कंपनी थी और उस कंपनी के भी कुछ पॉपुलर आर्टिस्ट्स थे। लेकिन इसके बावजूद भी उसका सामना राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप से नहीं किया जा सकता था। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप काफ़ी समय से राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप करने की फिराक में था, लेकिन उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें नाकामयाब साबित होती गई। उसके बावजूद भी आज अभिमान राजवंश खुद यहाँ आए थे। सभी लोगों के आश्चर्यचकित होने की ये एक खास वजह थी। अचानक ही ईशानी के दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है शायद अभिमान यहाँ उसके लिए आया हो। लेकिन कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद उसने अपने दिमाग में चल रहे सारे ख्यालों को एक तरफ झटक दिया। आज भले ही उन दोनों की शादी हो चुकी हो, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और अभिमान के पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो भरा हो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ स्पेशली ईशानी के लिए क्यों आएगा?
छोड़ो इन सब बातों को। आज ना कल हमें इस बारे में पता चल ही जाएगा कि वह यहाँ क्या करने आए हैं। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने आज खुद अपने सामने अभिमान राजवंश को देखा है। वो सच में बिल्कुल परफेक्ट है। वो नमन त्रिपाठी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। नंदिनी ने उत्सुकता के साथ मुस्कुराकर कहा। तुम उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच रही हो? ईशानी ने नंदिनी से कहा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आज उन्होंने तुम्हें गिरने से बचाया है। उन्होंने जिस तरह से तुम्हें अपनी बाहों में थामा था वह बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे यकीन मानो कि नमन और उनका कंपैरिजन करना भी अभिमान का अपमान होगा। नमन के बारे में बातें करते हुए नंदिनी के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट के भाव मौजूद थे। उसकी बातें सुनकर ईशानी की आंखों की चमक कम हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ था, लेकिन मैं फिर भी उसका असली चेहरा नहीं पहचान पाई। नंदिनी ने ईशानी को अपने गले से लगाया और बोली, जो कि ईशी, अपनी जिंदगी में हर एक इंसान की मुलाकात कुछ बुरे लोगों से जरूर होती है, और तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम्हें उसकी हकीकत जल्दी पता चल गई। तुम इतनी खूबसूरत और काबिल हो। भगवान ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए किसी ऐसे शख्स को धरती पर भेजा हो जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहे और तुम्हारा ख्याल रखे। जब तुम्हारी मुलाकात उस इंसान से हो जाएगी तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में मिले सारे गमों को भूलकर खुश रहना भी सीख जाओगी। और नमन तुम्हें उसके साथ खुश देखकर हर वक्त इस बात पर पछताएगा कि उसने तुम्हारे जैसे हीरे को क्यों धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। नंदिनी की बातें सुनकर ईशानी को काफी राहत मिल रही थी, लेकिन उसे मन ही मन इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि वह चाहकर भी नंदिनी को अपनी और अभिमान की शादी के बारे में नहीं बता सकते थे। उसे नंदिनी को इस बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन अभी ईशानी और अभिमान ने यह फैसला किया था कि वह अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और इस चीज के बारे में सबसे पहले बात भी ईशानी ने की थी, तो वह खुद इस रूल को नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन अपने प्रति नंदिनी का व्यवहार देखकर उसे इस बात के लिए पछतावा हो रहा था। डिग्री 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 डिग्री। शाम के समय अपना काम पूरा हो जाने पर ईशानी नंदिनी के साथ कंपनी से बाहर आ गई। गेट पर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय बोला, लेकिन नंदिनी फिक्र के साथ ईशानी की तरफ देखते हुए उससे कहा, ईशी, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं रह लेती? नंदिनी को ईशानी की फिक्र हो रही थी। वो सोच रही थी कि ईशानी को अपने घर में कनिका के साथ रहना पड़ेगा, और उसे इस बात पर भी यकीन था कि कनिका ईशानी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। अपने लिए नंदिनी की इतनी फिक्र देखकर ईशानी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह मन ही मन इस बात का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे नंदिनी जैसी दोस्त मिली। इट्स ओके नंदू, मैं हैंडल कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। वो सिर्फ कनिका ही तो थी, और ईशानी को उससे डर नहीं लगता था, और इसके अलावा अब उसे अभिमान के साथ उसके घर में शिफ्ट भी होना था, तो एक बार अपने घर जाकर ईशानी को उसकी तैयारी भी करनी थी। लेकिन कोई और तर्क देकर नंदिनी अभी भी ईशानी को अपने साथ रहने के लिए राजी करना चाहती थी। लेकिन जब उसने ईशानी के चेहरे की तरफ देखा तो वह समझ गई कि अब ईशानी उसकी बात नहीं मानेगी। उसने अपना फैसला ले लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो तुम तुरंत मुझे कॉल करोगी। उद्धरण चिन्ह। आई प्रॉमिस। फाइन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी वहां से चली गई और ईशानी भी वहां से आगे जाने ही वाली थी, तभी उसके पीछे से एक काले रंग की गाड़ी आई और उसके बगल में आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से अतुल बाहर निकल कर आया। ईशानी के सामने आकर उसने उसे ग्रीट किया और पूरे सम्मान के साथ बोला, मैम, आप गाड़ी में बैठ जाए, सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। अतुल की बात सुनकर एक पल के लिए ईशानी अपनी जगह पर जम गई और उसने उस तरफ देखा जिस तरफ अतुल ने इशारा किया था। अभिमान पूरी एलिगेंस के साथ अपनी सीट पर बैठा हुआ था और अपनी गहरी आंखों से ईशानी को ही देख रहा था। ईशानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और गाड़ी में अभिमान के बगल में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उसने अभिमान की तरफ देखा और उससे पूछा, आप अभी तक गए नहीं? उद्धरण चिन्ह। अभी कुछ देर पहले ही अचानक अभिमान उनकी कंपनी में आया था और फिर जल्दी ही वहां से चला गया था। ईशानी को लगा कि वह शायद वहां से जा चुका है, इसलिए उसे अब यहाँ देखकर वह हैरान थी। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अभिमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो काफी लंबे समय से बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ईशानी उसकी बात सुनकर हैरान थी। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप का सीईओ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन क्यों? ईशानी ने उससे पूछा। कुछ खास नहीं,
मैं बस से जाना चाहता था कि मेरी पत्नी अपनी शादी की पहली रात कैसे मनाना चाहेगी। उद्धरण चिन्ह। Just 7 Chapter 8। ईशानी ने जब अभिमान से पूछा कि वह अभी तक यहाँ क्या कर रहा है तो अभिमान ने उसे जवाब देते हुए कहा कि वह जानना चाहता है कि ईशानी अपनी पहली रात कैसे बनाना चाहेगी। हालांकि यह बोलते हुए अभिमान की टोन काफी शांत थी, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनकर ईशानी सिहर उठी। ईशानी हैरान थी। सेलिब्रेशन ऑफ फर्स्ट नाइट। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मतलब, आपने ये क्यों पूछा? उन दोनों ने शादी की थी, प्यार के चलते नहीं की थी। उन्होंने शादी इसलिए की थी क्योंकि उन दोनों को इसकी जरूरत थी। अभिमान को शादी इसलिए करनी थी ताकि वह अपने परिवार वालों को संतुष्ट कर सके और ईशानी को कैसे भी करके किसी से शादी करनी थी। उन्होंने शादी अपनी अपनी जरूरत के चलते की थी, इसलिए ईशानी ने कभी नहीं सोचा था कि अभिमान उससे ऐसा कोई सवाल करेगा। शादी एक काफी बड़ी बात है और मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी की पहली रात को लेकर हमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई पछतावा रहे। हमेशा की तरह अभिमान ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। अभी कहने का क्या मतलब है? असमंजस के साथ ईशानी ने उससे पूछा। उसे अभिमान की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सच कहा कि ईशानी ने इस बाकी कमिटमेंट की थी कि वह एक अच्छी पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन उसने अभी तक अभिमान के साथ कैसा भी शारीरिक संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हें क्या लगता है? अपनी चमकती आंखों के साथ अभिमान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह सब जानता हो। ईशानी के गाल शर्म के कारण गुलाबी हो गए और उसने अपने शर्म को छिपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहा, आई डोंट नो। मैं नहीं जानती कि हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं। अज्ञात चीजों की खोज करना मेरा शौक है। हमारी शादी एक पार्टनरशिप है, लेकिन मैं फिर भी इस रात को लापरवाही के साथ नहीं लेना चाहता। मेरे हिसाब से हम दोनों को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए। अपने कंधे उचकाते हुए अभिमान ने इत्मीनान से कहा। क्या डिनर? ईशानी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। मतलब सिर्फ डिनर? हाँ, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया या तुम्हारा कुछ और प्लान है? अपनी आंखों में शरारत लिए अभिमान ने ईशानी की तरफ देखते हुए उसे पूछा। जैसे ही ईशानी ने अभिमान की बातें सुनी तो उसे अपने गाल गर्म होते महसूस होने लगे। वो तो न जाने क्या क्या सोच रही थी। उसने अभिमान को कितना गलत समझा था। अब उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभिमान तब से सिर्फ उसके साथ डिनर करने की बात कर रहा था और वह तो कुछ और ही सोच बैठी थी। ईशानी ने अभिमान की बात को गलत समझ लिया था, जिस वजह से अब गाड़ी के अंदर का माहौल काफी अजीब हो चला था। वही गाड़ी चलाते हुए अतुल बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठा था। उसने अपनी हंसी पर इस प्रकार नियंत्रण किया हुआ था कि उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा था। लेकिन जैसे ही अभिमान ने एक बार उसकी तरफ घूर कर देखा तो अतुल बिल्कुल शांत होकर बैठ गया और अपने चेहरे पर दोबारा सीरियस एक्सप्रेशन ले आया। ईशानी के गाल शर्म के कारण लाल हो चुके थे और वो लाली धीरे धीरे उसकी गोरी गर्दन पर भी उतरने लगी थी। अभिमान ने उसकी तरफ देखा और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर बोला, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। प्रॉमिस कि मैं कभी तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बिना टच नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसे आश्वासन देते हुए वादा किया। अभिमान की बात सुनने के बाद ईशानी ने एक सुकून की सांस ली। उसने अपनी आंखों से शुक्र जताते हुए उसकी तरफ देखा। अभी तक उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि उसने बिल्कुल सही आदमी से शादी की है। वो बिल्कुल एक जेंटलमैन है जो अपने वादों का पक्का है। अभिमान नमन से काफी अलग था। नमन कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहता था। उसने उसे वादा किया था कि वह शादी से पहले उसे कभी नहीं छुएगा, लेकिन कभी बातों से तो कभी अपनी हरकतों से उसने हमेशा ये जताया था कि वह ईशानी के साथ फिजिकल होना चाहता है। अभिमान काफी अलग था। शादी हो जाने के बाद उसके पास ईशानी के करीब आने के सारे अधिकार थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उससे वादा किया कि वह उसे कभी मजबूर नहीं करेगा और वह ईशानी को सेटल होने के लिए उसका समय भी दे रहा था। मिले जो मन ही मन में अभिमान और नमन का कंपैरिजन किया तो उसने खुद को काफी खुशकिस्मत महसूस किया। यह उसकी खुशनसीबी थी कि उसे नमन का सच जल्दी पता चल गया और उसके बाद उसने अभिमान से शादी करने का फैसला लिया। थैंक यू मिस्टर राजवंश। उद्धरण चिन्ह। योर वेलकम। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी गाड़ी रुक गई। अभिमान ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, हियर वी आर। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वह हैरान रह गई। इस वक्त वह लोग जिस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे उसका नाम था मर्चेंट होटल। वह रेस्टोरेंट एक पहाड़ी के पास था और उसके आसपास के नज़ारे काफ़ी अच्छे थे।
उस एरिया में उसी से लगते काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मौजूद थे, लेकिन इस रेस्टोरेंट में आना हर किसी की किस्मत में नहीं था। उस रेस्टोरेंट्स की डेकोरेशन भी काफ़ी एलिगेंट थी। यहाँ पर एक म्यूजियम भी मौजूद था। यहाँ पर आए हुए कस्टमर अपना खाना एंजॉय करने के बाद यहाँ छत पर खड़े होकर रात का दृश्य देख सकते थे, और उसके साथ साथ म्यूजियम में दुनिया जहान से लाई गई थी उनकी चीज़ें भी रखी थी। वो लोग उन्हें देखकर अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते थे। लेट्स गो, ईशानी के कुछ भी रिजेक्ट करने से पहले अभिमान ने कहा। वह पहले ही गाड़ी से बाहर निकल चुका था और उसने ईशानी की तरफ जाकर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल दिया था। ईशानी ने अपना सिर नीचे झुकाया और गाड़ी में से बाहर निकल गई। उसने एक बार फिर रेस्टोरेंट की तरफ देखा और बोली, अगर आप मुझे पहले बता देते कि हम लोग डिनर के लिए यहाँ आएंगे तो मैं प्रॉपर ड्रेस वेयर कर लेती। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, तुम नेचुरली काफ़ी खूबसूरत हो। तुम कुछ भी पहना हो वह तुम पर अच्छा लगता है। दिस इज़ फाइन टू। उद्धरण चिन्ह। अभी मैंने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। ईशानी वाकई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत नहीं था बल्कि वह काफ़ी जेंटल और एलिगेंट भी थी। उसकी बॉडी पर कर्व्स बिल्कुल सही जगह पर और सही मात्रा में मौजूद थे, और उसका फैशन में टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट था। अभी अपनी यूनिफॉर्म में भी वो काफ़ी खूबसूरत और मन मोह लेने वाली लग रही थी। अभिमान की बात सुनने के बाद ईशानी कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर अचानक ही हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप कम्प्लीमेंट देने में इतने अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। पिछले कुछ दिनों में आज पहली बार ईशानी खुलकर मुस्कुराई थी। अभिमान भी इस बात पर हैरान था कि उसके अंदर यह पोटेंशियल भी है। आज से पहले किसी ने उसे कभी यह नहीं कहा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त यहाँ पर सिर्फ वह दोनों ही थे। अगर अभिमान के दोस्तों को इस बारे में पता चल जाता तो वह लोग जरूर हैरान होते और उसका मजाक बनाते। वह दोनों एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर गए। अभी मैंने पहले से ही वहाँ पर अपना टेबल बुक कर रखा था। उसने खिड़की के पास का टेबल बुक किया था जहाँ से शहर के नज़ारे काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के अपनी जगह पर बैठने के तुरंत बाद ही वेट्रेस वहाँ आ गई और उनका खाना सर्व करने लगी। वहाँ पर कुछ वायलिनिस्ट सूट पहने हुए एक लाइन में खड़े हुए वायलिन प्ले कर रहे थे, और उस रोमांटिक एनवायरनमेंट को ताज़ी फूलों की खुशबू, जलती हुई खुशबूदार मोमबत्तियाँ, रेड वाइन, म्यूजिक और भी काफ़ी सारी चीज़ें और ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। वहाँ के शांत वातावरण में जल्दी ही ईशानी को शांत करने पर मजबूर कर दिया। अभी तक उसे अपने अंदर जो दर्द महसूस हो रहा था वह काफ़ी हद तक कम हो चला था। क्या तुम्हें खाना पसंद आया मैम? अचानक ही अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और उससे पूछा। ईशानी जो अपना खाना एंजॉय कर रही थी उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोली, हम खाना बहुत टेस्टी है। बिरयानी, कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, बूंदी का रायता सब मेरे फेवरेट। अपनी बात कहते कहते ईशानी को कुछ रियलाइज हुआ और वह चुप हो गई। क्या ये सब आपने ऑर्डर किया है? अभिमान ने सीधा उसकी आंखों में देखा और शांतिलाल जी में बोला, ऑफ कोर्स, ये सब मैंने ही ऑर्डर किया है। अभिमान का जवाब सुनने के बाद ईशानी ने कुछ नहीं बोला। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अभिमान जितना पावरफुल और अनअप्रोचेबल मैन उसके लिए इतना सब करेगा। उस नहीं लगा था कि वह उसके लिए इतना स्टीयरिंग होगा। सिर्फ एक मुलाकात के बाद ही उसने उसका फेवरेट फूड भी जान लिया। अगर अभिमान की जगह नमन होता तो वह यकीनन उसके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि उसे तो ये भी नहीं याद रहता था कि ईशानी को किस तरीके का खाना, कपड़े और मूवी पसंद है। लेकिन अभिमान के इस एक छोटे से गेस्चर ने ईशानी के दिल को छू लिया था। इस वक्त ईशानी क्या महसूस कर रही थी वह उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पूरे दिल और जान से नमन को चाहा था, लेकिन नमन ने कभी भी ईशानी को ना चाहा और ना ही कभी उसका ख्याल रखा, बल्कि उसने तो बड़ी बेरुखी के साथ उसने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को अभिमान को जाने हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और उसने एक ही दिन में उसके लिए वह किया जो नमन ने इतने सालों में आज तक नहीं किया था। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए ईशानी ने अपनी नज़रें उठाकर अभिमान की तरफ देखा। अभिमान देखने में जितना ज़्यादा सख्त और क्रूर लगता है वह उतना नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल उसके विपरीत है। उसका नेचर काफ़ी सॉफ्ट और केयरिंग है। पहले उसने ईशानी से कहा कि वह उसके साथ सेटल होने के लिए अपना समय ले और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। उसके बाद अब खाने के वक्त भी उसने सब कुछ ईशानी की पसंद का ही ऑर्डर किया। हो सकता है कि आज दोपहर में जब वह ईशानी के ऑफिस में आया था तो वह किसी काम की वजह से नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए ही वहां आया हो। इन सब के बारे में सोचते हुए ईशानी के दिल को काफ़ी ठंडक मिली और उसने अपने दिल से कहा, थैंक यू मिस्टर राजवंश। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, एप्रिसिएशन एक्सेप्टेड, लेकिन कैसा होगा यदि तुम मुझे किसी और नाम से बुलाओगी? उद्धरण चिन्ह।
मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अभिमान की बात सुनने के बाद कुछ पल के लिए तो ईशानी का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरा नाम भी है, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। बड़े शांत स्वरों में अभिमान ने उसे एडवाइस दी। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाईं और सोचने लगी। फिर उसने अभिमान की तरफ देखा और बोली, अभिमान, गुड, लेकिन जैसी मैंने उम्मीद की थी अभी भी वैसा नहीं है। पर कोई बात नहीं, एडजस्ट होने के लिए तुम्हारे पास काफी टाइम है। अभिमान के होंठों पर एक विजयी मुस्कुराहट थी। चैप्टर 5। नमन की बातें सुनकर और पुरानी कुछ बातें सोचकर ईशानी का दिल दर्द और उदासी से भर चुका था। हाँ, मैं तुम दोनों से बदला लेना चाहती थी। इस वक्त वो काफी दर्द में थी, लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और बोली, नमन, तुम्हें ये सारी बातें एक बार खुद से पूछनी चाहिए। हम दोनों इतने सालों से साथ थे। तुम एक बार खुद सोचकर देखो कि क्या मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है? तो अब सबसे पहले तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने उसका बदला ले लिया। बस, अब इस बात को इतनी बड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आज मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया था। तुम इतनी मतलबी और खुदगर्ज निकलोगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नमन की आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसने कभी भी ईशानी से इतना नीचे गिरने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, तो मैंने भी कभी यह नहीं सोचा था कि तुम मेरी बहन के साथ रात गुजारोगे। ईशानी ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, नमन, अगर तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन तुमने कनिका को चूज किया और उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देते रहे। अब तुम बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा बेशर्म कौन है? अब तुम्हारी इन बकवास बातों को सुनने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है, और ना ही अब इन बातों का कोई मतलब रह गया है। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम पछताओगी। नमन इस बारे में आगे कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब बोलकर तुरंत कॉल कट कर दिया। ईशानी ने अपने फोन की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। वो इतने सालों से नमन से प्यार करती थी और आज वह सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि कैसे वह नमन और इस रिश्ते पर विश्वास कर सकती थी। ईशी, तुम्हें वह बात नहीं माननी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि तुमने ये खबर नहीं फैलाई है। ईशानी के बगल में बैठी हुई नंदिनी ने उसके और नमन के बीच हुई सारी बातें सुनी थी। नमन की बातें सुनकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नमन अगर अभी उसके सामने होता तो वह शायद उसकी जान ले लेती, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ईशानी को उसकी ज्यादा जरूरत है। नमन से बात होने के बाद ईशानी बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नंदू, मेरी फिक्र मत करो। अब मेरे दिल में उस धोखेबाज इंसान के लिए कुछ नहीं बचा है। ये कहकर ईशानी ने एक गहरी सांस ली और नंदिनी की तरफ देखकर फीकी मुस्कुरा दी। ये ठीक था, भले ही वह इस वक्त दुख में थी, लेकिन वह अपनी इस उदासी का फायदा उन लोगों को नहीं उठाने देना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी इस हालत का फायदा उठाकर वह दोनों उसे और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। ईशानी ने फैसला कर लिया था कि कनिका और नमन दोनों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उन दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, और साथ ही न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। ये स्कैंडल भी काफी अजीब वक्त पर एक्सपोज हुआ है। अभी तो तुम्हें पता चला था कि वह दोनों मिलकर तुम्हें चीट कर रहे हैं और आज ही मीडिया में ये सारी बातें लीक हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया है जिससे कि नमन को इस बात पर विश्वास हो जाए कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। कुछ सोचते हुए नंदिनी ने कहा। नंदिनी को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा था। नंदिनी की बात सुनने के बाद ईशानी ने कुछ सोचा और बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या? ईशानी की बात सुनकर नंदिनी हैरान थी। उसने तो वह सब ऐसे ही बोल दिया था। पहले नमन को लगता था कि मुझे नहीं पता है कि वह दोनों मुझे चीट कर रहे हैं, लेकिन अभी उसने मुझे कॉल किया और बिना बात सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इन सब के पीछे कनिका का हाथ था। ये सब उसका क्या धरा है? वह चाहती थी कि नमन मुझसे नफरत करे और तब मैं उन दोनों की जिंदगी से बिल्कुल दूर चली जाऊं, और अब ऐसा ही हो रहा है। ईशानी ने कड़वाहट के साथ नंदिनी को सब कुछ समझाया। व्हाट द हेल? ईशानी की बात सुनकर नंदिनी को तुरंत गुस्सा आ गया। वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने इतने गंदे रास्ते को चुना, और उसने खुद को भी एक नाइट क्लब गर्ल कहकर पब्लिश कराया और लोगों की सिंपैथी पाना चाही। वो कितनी गिरी हुई है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अभी जाकर उसकी जान ले लूं। उद्धरण चिन्ह।
जहां ईशानी की दुनिया ऊपर से नीचे की तरफ पलट रही थी, वहीं राजवंश इंटरप्राइजेस के अंदर ऑफिस में अभिमान अपने टेबल के सामने रखी हुई लेदर की कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी दरवाजा नोक करके अतुल अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। अंदर आकर उसने वह फाइल अभिमान के सामने टेबल पर रख दी और बोला, सर, आपने ईशानी मैम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, तो ये रही उनकी फाइल। इसमें उनकी सारी डिटेल्स है। उद्धरण चिन्ह। ओह। अभिमान ने अपने लैपटॉप में से अपनी नजरें उठाकर उस फाइल की तरफ देखा और बोला। उस फाइल के अंदर ईशानी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। उसके पैदा होने से लेकर उसके अभी तक की जिंदगी का सारा सफ़र काफ़ी अच्छी तरीके से उसके अंदर लिखा हुआ था। उसमें उसके परिवार, उसके दोस्त, उसकी पढ़ाई, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, उसकी लव लाइफ के बारे में सब कुछ मौजूद था। उस फाइल के कुछ पेज पढ़ने के बाद ही अभिमान के माथे पर बल पड़ गए और उसकी आंखें ठंडी होती गई। ये देखकर अतुल समझ गया था कि अभिमान को यह फाइल पढ़कर कैसा महसूस हो रहा है। वैसे भी उसे इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक ईशानी की जिंदगी का सफ़र काफ़ी कठिन रहा था। तो ये लाजमी था कि इन सब को जानने के बाद अभिमान को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होने वाला है। आज अपनी जिंदगी में पहली बार अतुल ने अभिमान को किसी औरत के लिए इतना फिक्रमंद देखा था। अभिमान अभी भी फाइल पढ़ रहा था तो अतुल ने अपनी बात आगे बताते हुए कहा, सर, इसके अलावा भी आज काफ़ी कुछ हुआ है। आज दोपहर के समय से ही स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में जो न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया। वो फोटोज और आर्टिकल कनिका अग्निहोत्री के द्वारा फैलाए गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब उसने मैम को टारगेट करने के लिए किया है। और इसके साथ ही आज त्रिपाठी ग्रुप में भी एक कॉन्फ्रेंस रखी है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी मैम के फेवर में नहीं होने वाली है। अतुल की बातें सुनकर अभिमान के चेहरे के एक्सप्रेशन गहरे होते गए। उसकी आंखों में उसके गुस्से और निराशा के भाव देखे जा सकते थे। ईशानी अभी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अभी वह अपनी कंपनी में अपने काम पर हैं, अतुल ने कहा। अभिमान ने कुछ देर के लिए कुछ सोचा और फिर खड़ा होकर हैंगर पर से अपना कोट उतारा और उसे पहनते हुए अतुल से बोला, जल्दी से गाड़ी तैयार कराओ और साथ ही स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के मैनेजर से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि हमारी आखिरी मुलाकात में उन्होंने मेरे साथ जिस मूवी के इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्कस किया था, मैं उसके बारे में उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके सर, अतुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और कहते ही वहां से बाहर चला गया। डिग्री 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 डिग्री। नमन के बारे में जो आर्टिकल छपा था उसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था, जिसका असर नमन की कंपनी के शेयर्स पर भी दिखाई देने लगा था। और इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए त्रिपाठी ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी जिसमें वह सारी बातों को क्लियर कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमन ने कहा कि उस आर्टिकल में जो तस्वीरें छपी है उनमें वह आदमी वही है, लेकिन उसमें जिस लड़की को नाइट क्लब गर्ल बोलकर नवाजा गया है वह उसकी फिसी है, जिसके बारे में उसने पहले कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। हालांकि उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस में नमन ने यह जरूर कहा था कि भविष्य में वह शादी अपनी मंगेतर से ही करेगा, लेकिन उसने कभी भी अपने मंगेतर का नाम अनाउंस नहीं किया था। कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही नमन और कनिका का रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस हो गया तो उसके फैंस के बीच हलचल होने लगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद ईशानी काफ़ी शांत हो गई थी। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी वह कोई नहीं समझ सकता था। किसी वक्त में नमन ने उससे वादा किया था कि एक दिन वह पूरी दुनिया को बता देगा कि वह उसकी मंगेतर है और वह उससे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ खुशी खुशी बिताएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले उसने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि वह किसी और औरत से शादी करेगा। उसने अपने कंप्यूटर में चल रही वीडियो को बंद कर दिया। वह अपने मन से रिलेटेड किसी भी बात के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि नमन उससे बदला लेने के लिए उसे इतनी तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद ईशानी को ऐसे महसूस हुआ जैसे ऑफिस में काम कर रहे उसके सारे कोवर्कर उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसे चिढ़न और नफरत के साथ देख रहे हो। चैप्टर 9। अभिमान और ईशानी ने लगभग 2 घंटे एक साथ अपनी शादी को सेलिब्रेट करने में बिताए और उन्होंने वहां पर रोमांटिक डिनर भी एंजॉय किया। रात गहराने में अभी भी समय बचा था, इसलिए खाना पूरा होने के बाद अभिमान ने ईशानी से कहा कि बिल पे करने के बाद वह दोनों यही कुछ देर के लिए पहाड़ों पर रुक जाएंगे और रात का व्यू एंजॉय करेंगे। वह दोनों वहां से कुछ टाइम बाद वापस चले जाएंगे। ईशानी अभिमान की बात मान गई। हालांकि उसकी और अभिमान की शादी सिर्फ कागजों पर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कहना पड़ेगा कि आज की रात वाकई उसके लिए काफ़ी खास रहेगी। अभी तक वह अभिमान के साथ 24 घंटे से भी कम समय के लिए रही थी और वह से उससे भी कम जानती।
लेकिन फिर भी न जाने क्यों अभिमान के साथ रहकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल सेफ हो। पहाड़ों से नाइट व्यू काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह ठंडी हवाएं चल रही थी और साफ आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। ईशानी अभिमान के साथ होटल की छत पर चली गई थी। उन दोनों ने वहां पर काफी एंजॉय किया और उसके बाद वह दोनों वहां से पहाड़ी पर ही बने हुए कुछ और घूमने की जगह पर चले गए। वह दोनों वहां पर लगभग रात के 10-11 बजे तक रहे और जब वहां पर काफी ज्यादा ठंड बढ़ने लगी तो अभिमान ने ईशानी को वहां से चलने के लिए कहा। वह दोनों वहां से नीचे आ गए और उसके बाद अभिमान ने ईशानी को वहां से अपने घर जाने के लिए कहा। अभिमान की बात सुनकर अतुल ने गाड़ी ईशानी के घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचने के बाद ईशानी गाड़ी में से बाहर निकली और अभिमान को गुड बाय कहते हुए बोली, थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग। मुझे आपके साथ लागी बहुत अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ऐसे ही अपना हाथ गाड़ी की खिड़की से बाहर निकाला हुआ था। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से काफी सॉफ्टली ईशानी की तरफ देखा और अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर पर कब शिफ्ट होगी? उद्धरण चिन्ह। मैं आज रात से ही अपनी पैकिंग शुरू कर दूंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2 दिनों में मैं आपके साथ आ जाऊंगी, ईशानी ने कहा। अभिमान ने हमें अपनी गर्दन हिलाए और गाड़ी में से अपना हाथ बाहर निकाल कर ईशानी के सामने किया और बोला, गिव मी योर फोन प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनने के बाद 1 सेकंड के लिए ईशानी ठहर गई और फिर उसने अपना फोन निकालकर अभिमान के हाथ में दे दिया। ईशानी का फोन लेने के बाद अभिमान ने उसमें अपना नंबर सेव किया और बोला, यह मेरा प्राइवेट नंबर है। जब तुम्हारी पैकिंग खत्म हो जाए तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं अतुल को तुम्हें पिक करने के लिए भेज दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब अभिमान ईशानी को सब कुछ समझा दिया तो उसके बाद वो ज्यादा देर के लिए वहां नहीं रुका। अतुल ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से बाहर निकल गया। ईशानी वही अपनी जगह पर खड़ी रही और गाड़ी को अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखती गई। जब गाड़ी काफी आगे निकल गई तो ईशानी अपने घर के अंदर जाने लगी। रात के इस वक्त भी अग्निहोत्री हाउस की चमक बिल्कुल फीकी नहीं हुई थी। ईशानी जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहां पर काम करने वाले श्याम काका बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ईशानी को अंदर आते हुए देखा तो वह खड़े हुए और उसे पूरे आदर के साथ ग्रीट करते हुए बोले, ईशानी बेटा, सर ने कहा है कि वह तुमसे मिलना चाहते हैं। वह स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। श्याम काका की बात सुनकर ईशानी रुक गई और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसने स्टडी रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर बोली, अब हमारे बीच बात करने के लिए बचा ही क्या है? उद्धरण चिन्ह। श्याम काका ने अपनी आंखों में दया भाव लिए हुए ईशानी की तरफ देखा। उन्हें कुछ भी बोलने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। बेटा, वो दरअसल आज त्रिपाठी फैमिली यहाँ आई थी। उन दोनों परिवारों ने मिलकर नमन और कनिका की शादी की तारीख फिक्स कर दी है। उन दोनों की शादी की वही तारीख डिसाइड हुई है जो तुमने अपने और नमन के लिए डिसाइड की थी। उद्धरण चिन्ह। क्या? श्याम काका की बात सुनने के बाद ईशानी अपनी जगह पर जम गई। कनिका कितना भद्दा गेम खेल रही थी। ईशानी बेटा, तुम ज्यादा परेशान मत होना, श्याम काका ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उन्होंने अपनी आंखों में फिक्र लिए हुए ईशानी की तरफ देखा। उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि अब ये पूरा परिवार मिलकर ईशानी के साथ ज्यादा गलत कर रहा है। समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी इन सब का सामना कैसे करेगी। ईशानी बिल्कुल खामोश हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दर्द को अपने दिल के अंदर ही जकड़ लिया। वह बिल्कुल भी कमजोर करना नहीं चाहती थी। अपने दिल पर पत्थर रख के वह भारी कदमों के साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। आधी खुले दरवाजे में से उसने अंदर जाकर देखा तो उसे अपने पिता सोफे पर बैठे हुए नजर आए। वो वहां बैठकर चाय पी रहे थे। ईशानी ने गुस्से में अपनी मुठिया भी चली और दरवाजा खोल दिया। तुम वापस आ गई। उद्धरण चिन्ह। श्याम काका ने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। किस बारे में बात करनी है आपको मुझसे? उद्धरण चिन्ह। कमरे के अंदर आते ही ईशानी में आज उन्हें ग्रीट करना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधे शब्दों में उनसे सवाल किया, लेकिन आज उसके पिता को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें भी ईशानी के इस बर्ताव की आदत हो गई हो। इस बार उन्होंने ईशानी को इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा और अपनी चाय पीते हुए बोले, मैं तुमसे तुम्हारी बहन और नमन की शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनकी शादी की तारीख पक्की हो गई है। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में पहले ही जानती थी। उसका ठंडा लहजा अब पहले से और भी ज्यादा ठंडा और कड़क हो गया था। मैं जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम जानती हो? विक्रम जी ने अपनी चाय का कप रखा और हैरानी के साथ ईशानी की तरफ देखा।
हाँ, अगर श्याम का तो मुझे इस बारे में ना बता दे तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरा खुद का बाप मेरी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। ईशानी ने उन पर तंज कसते हुए कहा। उसके होंठों पर एक कड़वाहट और आंखों में गुस्से की आग दिख रही थी। क्या कह रही हो? विक्रम के चेहरे के भाव बदल गए थे। उन्होंने बेरुखी के साथ ईशानी से पूछा, क्योंकि ईशानी के शब्द और उसका लहजा सुनकर उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अभी कुछ घंटों पहले तक नमन मेरा मंगेतर था। उसने मुझे धोखा दिया, इस कनिका के साथ हुकअप कर लिया। इतना सब होने के बाद भी आपने इनके रिश्ते और इनकी शादी का विरोध नहीं किया, बल्कि खुद इनकी शादी की डेट फिक्स कर दी। मैं आपकी अपनी सगी बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ईशानी ने विक्रम जी की तरफ घूर कर देखा। अभी तक उसने अपने अंदर जिस आग को दफना कर रखा था, अब वह किसी ज्वालामुखी की तरह फट रही थी। नमन और कनिका ने मिलकर उसे धोखा दिया, इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विक्रम जी भी उसके साथ इतना बुरा करेगा। कहीं न कहीं उसे आज भी एक आश थी कि शायद वह उसका साथ देंगे। ईशानी की बातें सुनकर विक्रम जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने ईशानी की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और उनकी आवाज भी पहले से काफी धीमी और नर्म हो गई थी। ईशानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी बहन और नमन की शादी तय हो चुकी है। मेरे पास उन दोनों की शादी करवाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कनिका की सगाई आज से ठीक 3 दिन बाद होगी और उसके ठीक 2 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी, और हमारे परिवार का हिस्सा होने के नाते तुम्हें वहां पर मौजूद होना होगा। तुम्हें कैसे भी करके अब अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना है। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा आपने? एक बार और कहना जरा। ईशानी ने अभी अभी जो भी सुना उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई वहम रहा हो। उसके सामने खड़ा यह आदमी उसे उसी के मंगेतर और उसकी बहन की सगाई में आने के लिए बोल रहा था, ये जानते हुए भी कि इन दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया है। ईशानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उस कमरे में उसके जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। आप सच में एक बहुत अच्छे पिता है। कनिका ने नमन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और इन सब के बावजूद मेरी मदद करने के बजाय आप मुझे इनकी सगाई में आने के लिए बोल रहे हैं। कितना भद्दा मजाक है ना। अपनी औलाद को किसी कचरे की तरह ट्रीट करते हैं आप, और अपनी रखेल से मिली अपनी नाजायज औलाद को बिल्कुल किसी खजाने की तरह संजो कर रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सच सच जवाब दीजिए। क्या मैं वाकई आपकी अपनी बेटी को भी या नहीं? अगर नहीं हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब मुझे खुद को आपकी बेटी कहने में शर्म महसूस होती है। विक्रम जी की बातों में वाकई इस आने को काफी ज्यादा दर्द पहुंचाया था, इसलिए अब वह बिना कुछ सोचे समझे बस बोल रही थी। बस, विक्रम जी ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, इन सब में सारी गलती कनिका की है, लेकिन अब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो क्या अब मैं इन दोनों को अलग कर दूं? और मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? उद्धरण चिन्ह। तो इन सब में बलिदान सिर्फ मुझे देना है, बिना किसी गलती के भी सारी सजा मेरे ही हिस्से लिख दी गई है, ईशानी ने कहा। उसके होंठों पर एक ठंडी हंसी तैर गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसे अपने पिता से जो निराशा मिली थी उसने उसे अपने दिल में ही कहीं दफना लिया और शांति के साथ बोली, आप मेरे पिता कहने के लायक ही नहीं है। अगर आज माँ जिंदा होती तो आज मेरे साथ कितना गलत ना हो रहा होता। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते ही ईशानी बिना किसी की कोई बात सुने पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। ठीक दरवाजे पर पहुंचकर वह एक पल के लिए रुकी और बोली, इन 2 दिनों में मैं ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं कनिका की सगाई में आऊंगी। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप इस बात को यहीं खत्म कर दे। चैप्टर 10। पिछली रात विक्रम जी से झगड़े के बाद ईशानी उस घर से बाहर चली गई। उसने अभिमान को कॉल करके बता दिया था कि उसकी पैकिंग पूरी हो चुकी है और अब वह अभिमान के साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार है। अभिमान ने अतुल को ईशानी को पिक करने के लिए भेज दिया था। अतुल ने आकर ईशानी का सारा सामान गाड़ी के अंदर रखा और फिर उसके बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठने से पहले ईशानी में एक आखिरी बार पलटकर अपने घर की तरफ देखा, न जाने क्यों लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा था। उसने अभी तक की अपनी पूरी जिंदगी इसी घर में बिताई थी। इस घर में उसके साथ उसकी माँ की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए आज घर छोड़ते हुए उसे काफी दुख हो रहा था, लेकिन जल्दी ही उसने अपने सारी भावनाओं पर काबू पा लिया। अब उसके लिए इस घर में रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब उसके पास यहाँ रुकने की एक भी वजह नहीं थी। अभिमान शहर के सबसे ज्यादा पॉश इलाके में रहता था।
उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी और हाई प्राइवेसी थी। वो शहर के शोर शराबे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत था। वहाँ के घरों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। हर किसी अमीर इंसान के बस की उस एरिया में घर लेना नहीं था। उस एरिया में जो कोई भी रहता था वो अमीर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। जब ईशानी वहाँ पहुंची तो अभिमान पहले से ही वहाँ बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसने आज ब्लैक कलर की पेंट के साथ व्हाइट कलर की प्लेन शर्ट में हुई थी, साथ ही उसमें एक काले रंग की टाई भी लगी हुई थी। उन कपड़ों में वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और दिलकश दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी अगर कोई उसे देखता तो उसके चेहरे पर अभी भी सख्त भाव मौजूद थे और वो लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर था। ईशानी एकटक उसे देखती रही। उसे अभिमान काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। क्या तुम्हारा सामान सिर्फ इतना ही है? अभिमान ने उसके पास आते हुए उसे पूछा। ईशानी के पास आकर वह उसके सामने खड़ा हुआ और उसने उसके पीछे रखे हुए थी सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। ईशानी ने एक बार अभिमान के चेहरे की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कुरा हंसते हुए बोली, हाँ। क्या ये कम है? काइंड ऑफ। इन सामान के लिए कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना, अभी ने उससे कहा। उसके बाद उसने वहाँ खड़े हुए सर्वेंट से ईशानी के बैग ऊपर कमरे में लेकर जाने के लिए कहा। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा तो उसकी भान ही आपस में सिकुड़ गई। तुम ठीक नहीं लग रही हो। रात को ठीक से सोई थी? अभिमान की बात सुनकर ईशानी एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गई और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं कल ठीक से नहीं पाई थी। उसके दिल में इतना दर्द उठा हुआ था, भला वो चैन से कैसे सो सकती थी? अभिमान ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे को देखकर वो समझ गया हो कि ईशानी को किस बात की फिक्र थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे ईशानी के गाल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ज्यादा फिक्र मत करो, मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की हथेली काफी बड़ी थी। उसने गर्माहट के साथ ईशानी को आश्वस्त करते हुए। ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, आई ट्रस्ट यू। उद्धरण चिन्ह। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। ईशानी के गाल पर से अपना हाथ उठाते हुए अभिमान ने कहा। वो दोनों वहां से ऊपर रूम की तरफ चले गए। वो रूम काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान था। उसमें लो की लग्जरी और एलिगेंस थी। यह अभिमान का स्टाइल था। ईशानी ने इधर उधर घूमते हुए कमरे को देखा तो उसने पाया कि इस कमरे को स्पेशली दोबारा रिनोवेट कराया गया है। उसके अलावा आधी वार्डरोब भी खाली पड़ी थी, जो निश्चित ही अभिमान ने उसके लिए की थी। क्या तुम इससे खुश हो, बेगम साहिबा? जब तक ईशानी कमरे को देख रही थी तब तक अभिमान ने उन दोनों के लिए 2 गिलास में जूस डाल लिया था। ईशानी ने उसके हाथों में से एक गिलास ले लिया। अभिमान के द्वारा खुद को बेगम साहिबा पुकारे जाने पर उसके गालों पर हया की लाली छा गई। क्या हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, हम दोनों की शादी हो चुकी है। अपने गिलास में से जूस पीते हुए अभिमान ने बिना किसी संकोच के कहा। ईशानी के चेहरे की गुलाबी रंगत और भी ज्यादा गहरी होती गई। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने बिछे हुए किंग साइज बेड की तरफ देखा। वह बेड बिल्कुल नया था और उस पर लाल गुलाब की पत्तियों से सजावट हो रखी थी। कमरे में चारों तरफ कुछ मोमबत्तियां बिजली हुई थी जिससे पूरे वातावरण में खुशबू फैली हुई थी। पहले उसने सोचा था कि यह कमरा सिर्फ उसके लिए ही था, लेकिन उसकी सोच गलत थी। अभिमान और वो दोनों एक साथ रहने वाले थे। ईशानी को अपने गाल गर्म होते महसूस हो रहे थे और साथ ही उसकी गोरी गर्दन पर भी गुलाबी रंग बताने लगी थी। ईशानी की ऐसी हालत देखकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। ईशानी, हालांकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा समय दूंगा और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त तुम जिस तरीके से रिजेक्ट कर रही हो उसे देखकर मेरे लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की आवाज़ काफ़ी धीमी मगर गहरी थी। इस वक्त वो ईशानी के इतने करीब था कि इस आने को उसके शरीर में से आ रही उसके परफ्यूम की खुशबू तक महसूस हो रही थी। इस वक्त को अपने अंदर कुछ ऐसे जज्बात जागते हुए महसूस कर ही दिया उसने पहले कभी फील नहीं किए थे। अभिमान की करीबी उसके दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रही थी। वो समझ गई थी कि अभिमान क्या कहना चाहता है। उसका पैशन उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। ईशानी ने अपने नजरें नीचे झुका ली और अपना थूक अंदर गटक लिया। इस वक्त उसे अपना गला सूखा हुआ महसूस हो रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी कैसे रिएक्ट करे। अभिमान की आंखों में हल्की शरारत के साथ एक मुस्कुराहट मौजूद थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने ईशानी की तरफ देखा और बोला, रिलैक्स, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा।
आई विल कीप माई वर्ड्स। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक सुकून की सांस ली। अभिमान वाकई एक अच्छा इंसान था, लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों शादीशुदा थे। उन दोनों के रिश्ते में अभी तक सारी पहल सिर्फ और सिर्फ वह अभिमान नहीं की थी। कल रात में उसने उन दोनों के लिए रोमांटिक डिनर प्लान किया था। आज भी उसने स्पेशल ईशानी के लिए ये कमरा तैयार करवाया था। इसके अलावा अपनी शादी के कुछ घंटों बाद ही वह कंपनी में भी ईशानी की मदद करने के लिए पहुंच गया था, जबकि उन लोगों में शादी के लिए पहले प्रस्ताव ईशानी ने रखा था। उसने अभी तक इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था, बल्कि अभी तक सारे त्याग सिर्फ और सिर्फ अभिमान ही कर रहा था। वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। ये गलत था। ईशानी काफी देर तक कुछ सोच रही थी। उसके बाद उसने धीरे से अभिमान की शर्ट की स्लीव को पकड़ा। अभिमान ने असमंजस के साथ उसकी तरफ देखा। ईशानी के ऐसा करने के पीछे का कारण उसे समझ नहीं आया था। ईशानी ने अपनी नजरें झुका ली और नीचे जमीन की तरफ देखने लगे, और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगर आप लोग सच में अब वह चाहते हैं तो इट्स ओके। हम दोनों की शादी हो चुकी है। आज ना कल हमें कभी ना कभी तो वह मुझे करनी है। अगर आप हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आई एम रेडी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी बड़ी मुश्किल से अपनी बात अभिमान के सामने रख पा रही थी। उसकी आवाज काफी ज्यादा धीमी थी, उसे सुन पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैंने उसका एक ही शब्द क्लियरली सुना था। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें चमक उठी। आर यू श्योर? उद्धरण चिन्ह। हाँ। ईशानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उसके गाल बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हो चुके थे। ईशानी के नैन नक्श काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती को शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है था, लेकिन इस वक्त वह अभिमान को और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी। शर्म के कारण गुलाबी हुए उसके गाल, झुकी हुई लंबी लंबी और घनी पलकें, घबराहट के कारण थिरथिराते गुलाबी होंठ, ये सब अभिमान को उसकी तरफ लुभा रहा था। उसने खुद पर काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ईशानी के ऐसा बोलने के बावजूद उसका सब्र टूट रहा था। इसलिए वह ईशानी के पास आया और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, आई थिंक कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपने और ईशानी के हाथ में से जूस का गिलास लेकर वही रखी हुई टेबल पर रखा और अपने हाथ से किसानों की कमर को जकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अगले ही पल उसने ईशानी के होंठों को अपने होंठों की कैद में ले लिया। अचानक ही ईशानी को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में कोई बम ब्लास्ट हो गया हो। वो बिल्कुल शून्य हो गई थी। जूस के कारण ईशानी को उस किस में थोड़ा मीठापन महसूस हो रहा था। अभिमान उसे काफी धीरे और जेंटली किस कर रहा था, लेकिन उसकी किस काफी डीप थी। ईशानी को अपने होठों पर लगातार अभिमान के नर्म होंठ महसूस हो रहे थे। अभिमान एक के बाद एक लगातार उसे लाइट और डीप किस कर रहा था। ईशानी अपने दिमाग पर से अपना काबू बिल्कुल खो चुकी थी। ईशानी ने अपनी आंखें हल्की सी खोलकर अभिमान की तरफ देखा। क्या महसूस कर रही थी इसे बताना उसके लिए नामुमकिन था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि कोई इतनी इंटेंसली किस भी कर सकता है, जो पॉजेसिव होने के साथ साथ काफी ज्यादा जेंटल भी हो। ड्रग, यह एक शब्द ईशानी के दिमाग में आया। अभिमान की करीबी उसके लिए बिल्कुल किसी ट्रक की तरह थी। उसके पास उसमें डूबने और उसकी लत लगाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। ईशानी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दोनों कितने देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। जब ईशानी को सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी तो अभिमान ने उसे छोड़ दिया। पेशेंट के कारण अभिमान की आंखें बिल्कुल गहरी हो गई थी। उसने इंटेंशनली ईशानी की तरफ देखा, लेकिन उसने उससे आगे और कुछ नहीं किया।